Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to do the reality check on SBA 2023 recruitment as per the doubts of the candidates, and here we are going to take the most important 3 doubts. तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये डाउट लेने से पहले एक बार मैं थोड़ी सी बात करूंगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करने जा रहे हो। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप SBA को ज्वाइन करोगे, तो प्रोफेशनल लाइफ को आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आप क्या करोगे, एंटर करोगे। जैसे कि मैंने कुछ कैंडिडेट्स को देखा है जो बोल रहे हैं कि फालतू इनकी बातें मत सुनो, ये बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ डाइवर्जन है क्या। नॉर्मल कैंडिडेट्स को वही चीजें बताई जा रही है ना कि कौन सा स्टेट आपके लिए सेफ रहेगा, क्योंकि अभी जो टाइम है बेरोजगारी का, आप लोगों को पता है क्या हालत हो रखी है लोगों की। तो यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी होम स्टेट में बहुत कम वैकेंसीज है, वो क्या करेगा? वो वहां से उसको पता है कि मेरा यहाँ से सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसका तो साल भी खराब हो जाए, हो सकता है आगे उसका कभी सिलेक्शन हो ही ना, क्योंकि इस बार जैसी अपॉर्चुनिटी है वो उसको मिलेगी नहीं। और रही बात यहाँ पे डाइवर्जन की, तो देखो हम टीचर हैं, हम पर्टिकुलर किसी एक कैंडिडेट को लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं मुझे पक्का कंफर्म है वो लोग वही हैं जो अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कोई दूसरे वहां से ना जाए और हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। तो भाई आप SBI को बोलकर उनको बोल दो ना कि मेरे लिए पर्टिकुलर अलग से वैकेंसी निकाल दे। जितना अधिकार आप लोगों का है ना, उतना अधिकार अदर कैंडिडेट्स का भी है। तो ये चीजें है ना, देखो आप लोगों को है ना, ये शोभा नहीं देती। एक बार आप है ना, जब भी देखो किसी के बारे में कुछ बोलो ना, एक बार खुद को उसकी जगह रख कर देख लिया करो। कभी किसी के साथ गलत नहीं करोगे आप लोग। ये है ना फंडा, आप लाइफ में यूज करो, आप एक अच्छे इंसान बनोगे। और जिस तरीके की आप बातें कर रहे हो, जैसे फालतू के कमेंट्स कर रहे हो, वहां से है ना कहीं से नहीं लगता कि आप SBI की तैयारी कर रहे हो। यार आप लायक ही नहीं हो। जैसा आपका बिहेव है, आप गवार की तरह बिहेव कर रहे हो, मैच्योरिटी है ही नहीं आप लोगों में। हाँ, हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट है जॉब की, तो ऐसे थोड़ी रिक्वायरमेंट जो आपकी है उसके अकॉर्डिंग ऐसे थोड़ी दूसरों को डाइवर्ट करके आप लोग मतलब सिलेक्शन ले लोगे। अपनी मेहनत पे विश्वास रखो ना, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे मेहनत पे विश्वास रखें, तो होम स्टेट से क्यों नहीं अप्लाई करवा रहे आप सभी को? देखो होम स्टेट में कहीं पे वैकेंसी नहीं है। मेहनत होने से क्या होता है, अपने बात करें 1-2% मुश्किल से वैकेंसी है जितने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो जिन लोगों को बहुत टाइम हो गया, जिनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वो नहीं रिस्क ले सकते, तो उनकी तरफ भी तो देखना पड़ेगा। हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट है, तो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है ना, अदर्स को भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है। हो सकता है किसी को आपसे भी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, उसको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसका घर ही नहीं चल पा रहा, फाइनेंशियली इतना वीक है कि ये जॉब नहीं मिली तो वो उसका मतलब फैमिली ऐसे मान लो आप खत्म हो जाएगी। ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे, तो हमें तो उन सभी को लेकर चलना पड़ता है और इसी के अकॉर्डिंग हम गाइड करते हैं। टीचर का मतलब क्या होता है? गाइड करना। तो हम तो देखो हर कैंडिडेट को ध्यान में रखकर गाइड करेंगे। तो उसमें आप है ना मतलब अपना स्वार्थ देखकर किसी को ब्लेम कर रहे हो, बहुत गलत बात है। और कोई ऐसे बोलता है कि ये खुद है ना कर रहे होंगे कहीं से अप्लाई, इसलिए दूसरों को डाइवर्ट। देखो भाई, मैं अप्लाई करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। पहली बात है मैं कर ही नहीं सकता, मैं खुद ही क्या SBI में हूँ, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो मेरा तो आप छोड़ ही दो। इसलिए ना सभी कैंडिडेट को समान लेकर चलो, आप तभी जाकर आप है ना एक प्रोफेशनल बन पाओगे। अगर ये थिंकिंग आप लोगों की, तो रियल में आप में एबिलिटी है ही नहीं। और अगर आप में एबिलिटी है ना, तो कितने भी कैंडिडेट आ जाए, जो देखो काबिल होगा वो ही सिलेक्ट होगा, चाहे कहीं से अप्लाई करें। मेहनत तो मांगेगा ही मांगेगा, अगर आपको अपनी मेहनत पे विश्वास है। और जिन कैंडिडेट को मेहनत पे विश्वास है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो कैपेबल है जॉब के लिए, वो ऐसी बात करेगा भी नहीं, ठीक है। अगर नहीं हो तो अपनी कैपेबिलिटी को बनाओ यार। आप लायक ही नहीं हो फिर जॉब के। लायक वो है ना जो ज्यादा कैपेबल है। उसी तरीके से जॉब का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो फैक्ट को समझो थोड़ा, और नॉनसेंस बातें मत करो, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ। चलो बात करते हैं। सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन है वो है अदर स्टेट से अपने को क्या है, अप्लाई करना है या नहीं करना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का बना हुआ है कि सर अदर स्टेट के बारे में बता दो, अप्लाई करें या ना करें, ठीक है। तो यहां पे अगर अदर स्टेट की मैं बात करूं ना, तो अदर स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर किसी को भी होमोफोबिया है ना, घर से बाहर निकलने का डर लगता है, मैं घर से बाहर नहीं रह सकता, भूल से भी अदर स्टेट से अप्लाई मत कर, भूल से भी। क्यों? क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होगी। अभी के लिए लग रहा है कि जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, ठीक है, क्योंकि अभी जॉब की बहुत ज्यादा नीड है इसलिए। लेकिन बाद में है ना, थोड़े टाइम में, 6 महीने 1 साल में, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से देखे हैं, मेरे स्टूडेंट्स को भी देखा है मैंने, जो इस चक्कर में रो रहे हैं कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना था, हम घर से दूर नहीं रह सकते, और हमने जॉब के चक्कर में अप्लाई कर दिया, इससे अच्छा तो बिना जॉब के ठीक रहते। लेकिन एक रियलिटी और बता दूं, देखो जब आपको जॉब लग जाती है ना, इंसान की ये फितरत होती है कि जब उसकी वो नीड पूरी हो जाती है, तब उसकी उसको वैल्यू दिखाई नहीं देती।
जैसे आपको कोई डिजीज होगी, आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप सही हो गए ना, तो आप, और डॉक्टर ने बोला कि आप रेगुलर रखना है इस चीज को, तो वो क्या करता है, पेशेंट क्या करता है, छोड़ देता है कि नहीं यार दिक्कत तो ही नहीं रही। जब उसको दिक्कत होती है ना तभी वो भागता है। समझ में आ रही चीज? वही सेम का सेम केस यहाँ पे है। अगर आप जिनको जॉब लग गई वो बातें ऐसे बोलते हैं ना कि अदर स्टेट से अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, हमने गलती कर दी, तो भाई वो उस टाइम आपको सोचना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम बेरोजगारी इतनी खतरनाक थी। और एक बार बेरोजगार वापस से बंद कर देखो, बेरोजगारी बहुत खतरनाक चीज है। आप बोलोगे कहीं से भी अप्लाई करवा दो, तभी तो आप बोलते थे ना कहीं से भी अप्लाई कर दें। तो अगर आपने अदर स्टेट से अप्लाई किया है तो भाई वहां से आप जॉब करो आप, ठीक है? ऐसी बातें मत करो, ये शोभा नहीं देती है, मेच्योरिटी नहीं है, प्रोफेशनल चीज नहीं है ये, ठीक है? तो फिर से मैं बोल दूं, जिसको होमोफोबिया ना, भूल से भी अदर स्टेट से अप्लाई मत करना, बहुत रोओगे वहां पे आप, बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा आप लोगों को। और जो कैंडिडेट बहुत ज्यादा जॉब की नीड है कि हमें तो जॉब चाहिए, वो आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे ऑल इंडिया लेवल पे एक ही बात है, कोई इश्यू है नहीं, ठीक है? ऑल इंडिया लेवल पे आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि अपने स्टेट से करो, हमारे स्टेट में क्यों आ रहे हो? तो देखो भाई, नीड है सभी को। ये जॉब है ना, अपने अगर बात करें ना, तो ये स्टेट लेवल की जॉब नहीं। अगर स्टेट लेवल की जॉब होती है ना, तो वहां पे क्लियरली लिखा होता है कि जो स्टेट का जो मूल निवासी है ना, वही भर सकता और कोई नहीं भर सकता। तो एसबीआई की जॉब आपकी जो है सेंट्रल लेवल पे होती है, बस स्टेट लेवल पे उसको इसलिए क्लरिकल को डिवाइड करते हैं क्योंकि वो फ्रंट लाइन होती है, ताकि लोकल कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाए। अगर कोई कम्युनिकेट कर पा रहा है तो वो वहां से जॉब ले सकता है। तो ये चीजें मत सोचो, ये गलत बातें हैं, ऐसे अपने नहीं सोच सकते। अपने को पूरे ऑल इंडिया को देखना पड़ेगा, ठीक है? तभी आप प्रोफेशनल बनोगे, तभी आप सही तरीके से डिसीजन ले पाओगे, ठीक है? जस्टिस तभी आता है, ऐसी बातों से नहीं आता। अदर स्टेट से आप अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक कंडीशन है, होमोफोबिया नहीं होना चाहिए, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो, उससे बड़ा जो सबसे बड़ा इश्यू आता है ना, जैसे एलपीटी का आता है कि सर एलपीटी का क्या करें। एलपीटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एलपीटी में फेल करेंगे या नहीं करेंगे। देखो पहले तो नहीं करते थे, पहले टाइम भी देते थे, 6 मंथ्स का टाइम मिल जाता था, लेकिन कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से वहाँ पे अप्लाई करता है, उन जो आपके रूल्स रेगुलेशन वगैरह उनको किस तरीके से वो अप्लाई करता है, वो पूरा का पूरा उन्हीं पे डिपेंड करता है। तो एलपीटी में देखो, फेल करने ना करने का अगर बताऊं, 2023 में अगर मैं गुजरात की बात करूं, मुझे गुजरात का पता है, वहां पे जो अपने वैकेंसी 353 थी, आई थिंक इतनी थी, ठीक है? इतनी वैकेंसीज थी, और कितने कैंडिडेट को लगभग, अपने यहाँ पे बात करें, जैसे मुझे पता है 28 के अराउंड स्टूडेंट्स को क्या कर दिया गया था, फेल कर दिया गया था। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, गुजरात का अगर मैं खास करके बात करूं, गुजरात में मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, ठीक है? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गुजरात में लोकल कंपटीशन बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए अदर स्टेट वाले ही मैक्सिमम आपको मिलेंगे। 90% प्लस क्या रहते हैं आपके, अदर स्टेट के रहते हैं वहां पे। तो आप खुद सोच कर देखो, 90% प्लस होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, 353 में ओनली 28 को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो बचे हुए कितने सारे कैंडिडेट्स हैं जो सारे के सारे क्या थे, अदर स्टेट थे। मेरे स्टूडेंट से बहुत से स्टूडेंट, 25-30 स्टूडेंट तो मेरे भी हैं जो वहां पे 2022 में सिलेक्ट हुए हैं और जॉब कर रहे हैं, ठीक है? तो एलपीटी का इतना इश्यू नहीं है। एलपीटी में क्या होता है, एक आपकी रीडिंग चेक होती है, ठीक है? रीडिंग और राइटिंग, ये दो चीजें है ना आपकी चेक होती है, रीड और राइट, आप लिख सकते हो और पढ़ सकते हो, ये चीजें आपकी चेक होती है। स्पोकन का इतना चेक नहीं होता, क्योंकि कोई भी स्पीकिंग नहीं कर पाएगा जब तक लोकल एनवायरनमेंट में नहीं जाएगा, स्पीकिंग नहीं हो पाएगी, ये उनको भी पता है। और इस चक्कर में अगर वो करेंगे ना, क्योंकि एलपीटी में जब सेलेक्ट किया जाता है ना, उससे पहले जितनी वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया जाता है। आप ये थोड़े फैक्ट को ध्यान में रखकर चला करो हर चीज में, ठीक है? क्योंकि जितनी वैकेंसी, जैसे 353 है ना, 353 के 353 सिलेक्ट होंगे, उसके बाद में एलपीटी होता है। और एलपीटी में अगर ज्यादा डिस्क्वालीफाई कर दिया ना, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे वैकेंट रह जाएगी सीटें 1 साल के लिए। और 1 साल के लिए सोच कर देखो, अगर बैकलॉग रह गया तो 1 साल तक बैंक जो ब्रांचेस काम कर रही है उनका काम खराब होगा कि नहीं होगा, ठप होगा कि नहीं होगा, हो गया ना, उनका इश्यू होगा, वर्किंग में इश्यू आएगा, टारगेट्स वगैरह पूरे नहीं होंगे, तो बैंक को खुद को ही नुकसान है। अगर ज्यादा को डिस्क्वालीफाई किया ना, तो वो खुद को ही नुकसान है, इसलिए नहीं करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट गुजरात की फॉर्म में अगर मैं बात करूं, तो मैक्सिमम कैंडिडेट कहां से होते हैं, बाहर के ही होते हैं, तो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। 10% कैंडिडेट बचेंगे। देखो इतनी वैकेंसी के 10%, मतलब 353 वैकेंसीज की अपनी बात करें तो 40 के राउंड मान लो, इतने कैंडिडेट मुश्किल से बचेंगे। उतनों से काम चल जाएगा क्या? जहां पे 350 लेने हैं तो वहां पे 40 लोग ले रहे हैं, तो वहां से काम चल जाएगा बैंक का, इसलिए बैंक को खुद को नुकसान है। तो ऐसा नहीं करेगा बैंक, ये गारंटी है। लेकिन वो 28 पता है क्यों डिस्क्वालीफाई हुए थे इस बार? वो डिस्क्वालीफाई इसलिए हुए थे कि वो बिल्कुल ढीठ लोग होते हैं ना कुछ, कि जैसे माइंड में सेट था, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं 6 मंथ्स का टाइम मिल जाएगा क्या,
वो वाले लोग थे। ये 6 मंथ्स का टाइम मिल जाए, वहां पे जाकर सीख लेंगे, 6 महीने तो है, मतलब अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया, करियर के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया और करियर को बर्बाद कर लिया अपने। तो ये काम नहीं करना। रीडिंग राइटिंग देखो, मैं गुजराती मराठी की बात करूँ ना, तो ये थोड़ी सी हिंदी के साथ क्या होती है, इनकी टोनिंग होती है, तो इजीली बन जाती है। 10-15 दिन में है ना आपकी गुजराती या जो आपकी मराठी है ना वो बन जाती है, इतना इश्यू नहीं आता। ठीक है, एलपीटी आराम से क्लियर कर लोगे आप लोग, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं जो इस बार हुए हैं सिलेक्ट, उनसे मैंने बात की है, मतलब ये वीडियो बनाने से पहले सबसे पूछा है मैंने, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल रीडिंग राइटिंग का आएगा, उसमें है ना इजीली क्लियर हो जाता है। और ना होने का कारण भी उन्होंने बता दिया उन लोगों का, इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया यार, ध्यान ही नहीं दिया, वो कुछ करके ही नहीं गए। जब कुछ करके ही नहीं गए, रीडिंग राइटिंग ही नहीं आती, तो वो बैंक क्या करेगा, फिर तो उनको निकालना ही पड़ेगा ना। इसीलिए तो ये अगर अपने ये जो टोटल वैकेंसी देखो ना आप 353, उसके मार्जिन में 28 बहुत कम रेशियो है, बहुत ज्यादा कम है। इतने कैंडिडेट को वहां पे क्या किया गया है, डिस्क्वालीफाई किया गया। तो बहुत कम को डिस्क्वालीफाई किया गया, क्योंकि वो वही लोग थे जिन्होंने मतलब क्या नहीं किया, सीरियसली नहीं लिया एलपीटी को, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। तो टेंशन वाली बात नहीं है, एलपीटी में आप फेल नहीं होगे, बस आप 10-15 दिन भी तैयारी कर लोगे ना। देखो अदर सब्जेक्ट आप बना ही रहे हो सारे के सारे, तो उसमें ये एलपीटी बन जाएगा, लैंग्वेज बन जाएगी, उसमें रीडिंग राइटिंग नहीं कर सकते क्या, आराम से हो जाएगी। ठीक है, इनके क्या क्या गया यही तो सीखने अपने को। ठीक है, अल्फाबेट्स वगैरह के बारे में पता लग जाएगा किस तरीके से होता है, यूट्यूब से देख लेना, कहीं से भी देख लेना, उनका जो कायदा आता है उसको ले लेना, वहीं से हो जाएगी, बुकलेट वगैरह से हो जाता है पूरा का पूरा। मतलब इतना इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, एलपीटी में फेल नहीं होगे आप। ठीक है, थोड़ा सा अगर सीरियस फॉर्म में चलोगे आप, जीके वगैरह सारी तैयारी कर रहे हो, तो मेंस के बाद में तैयार कर लेना, 10-15 दिन में हो जाएगा। या फिर प्री क्लियर होने के बाद मेंस के साथ साथ आधा घंटा इसको दे देना, बन जाएगी आपकी लैंग्वेज। तो इसका टेंशन मत लो, इस बात की टेंशन मत लो। आप तो टेंशन लो तो इस बात की टेंशन लो कि दूसरे स्टेट से हमें अप्लाई करना है कि नहीं करना, होमोफोबिया है या नहीं, आप वहां पे जॉब कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वो चीज देख लेना बस। अब पॉइंट आता है ट्रांसफर के चांसेस, क्योंकि सर होम स्टेट में कब तक ट्रांसफर हो जाएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो होम स्टेट में ट्रांसफर की अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो क्लियरली मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में कि ट्रांसफर नहीं है, आईसीटी नहीं है। आईसीटी मतलब इंटर सर्किल ट्रांसफर, इंटर सर्किल का मतलब अदर स्टेट में जो ट्रांसफर होता है सर्किल वाइज। आईएमटी होता है आपका 3 साल में, आईएमटी मतलब मॉड्यूल चेंज हो जाता है, जैसे बॉर्डर पे आ जाओ आप, जैसे राजस्थान गुजरात, राजस्थान वाले गुजरात से अप्लाई कर रहे हैं तो पालनपुर वगैरह उस साइड में आ जाएंगे, मतलब बॉर्डर पे आ जाएंगे, ये चीज हो सकती है। लेकिन राजस्थान में आपका ट्रांसफर नहीं होगा, किसमें, इस जॉब में, इसमें एसोसिएट की फॉर्म में, क्लरिकल फॉर्म में। लेकिन 3 साल बाद, 3 इयर्स होने पर आप एक एग्जाम दे सकते हो जिसका नाम होता है टीओ, ट्रेनी ऑफिसर। इसको आप ऐसे मान लो ये पीओ होता है, बस पीओ से थोड़ा सा एडवांस इसलिए होता है क्यों, क्योंकि इसमें 3 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा होते हैं कि जैब कैब क्लियर करना पड़ता है यहाँ पे, तो 3 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलते हैं उससे। पीओ से, जैसे पीओ स्टार्टिंग में जैसे ज्वाइन करेगा ना, और टीओ वैसे स्टार्टिंग होगी तो थोड़ी सी सैलरी ज्यादा रहेगी, क्योंकि 3 इंक्रीमेंट क्या होते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो भी बेनिफिशियल है टीओ का। ठीक है, तो ये जब बन जाओगे ना, तो ये बनने के बाद, ऑफिसर बनने के बाद, जैसे पीओ का है ना, सेम का सेम काम करेगा। पीओ जब किसी स्टेट अलॉट होता है ना किसी पीओ को, तो पता है क्या होता है, वहां पे उसका 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड हो जाता है एसबीआई में। 5 साल तक उसे उसी सर्किल में क्या करना होता है, काम करना होता है। और सेम का सेम होता है किसका, आपका टीओ का, इसमें भी 5 इयर्स में आपका लॉक इन होता है। 5 साल टीओ बनने के बाद आपको वहां पे उस सर्किल में रहना पड़ेगा, उसके बाद आपका ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आई। और जैब के बिल्कुल इजी होता है, आराम से क्लियर कर लोगे आप, 3 साल में आराम से क्लियर कर लोगे, साथ में आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। और टीओ की अगर मैं बात करूं, टीओ इजीली बन जाते हो, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट है ना एसबीआई में, अगर मैं बात करूं क्लरिकल से कोई प्रमोशन लेना ही नहीं चाहता, बहुत कम कैंडिडेट है जो प्रमोशन लेना चाहते हैं, क्योंकि बर्डन थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप जाओगे ज्वाइन करोगे तो पता लग जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए नहीं लेना चाहता, तो आराम से इजीली आपका क्या हो जाएगा, प्रमोशन भी हो जाएगा टीओ में। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 8 साल तो भाई आप लोगों को है ना उस पर्टिकुलर स्टेट में काम करना पड़ेगा। 8 इयर्स का लॉक इन मान लो आप, 8 साल बाद अपने होम स्टेट में आप लोग आ जाओगे। बात समझ में आई। लेकिन एक पॉइंट और है, 3 इयर्स बाद भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। मैं बात करूं अगर मेल कैंडिडेट की बात करूं, ठीक है, सर्कुलर के अकॉर्डिंग 3 इयर्स में आपका ट्रांसफर हो सकता है। स्पाउस ग्राउंड, आपकी वाइफ किसी डिपार्टमेंट में हो जिसकी जॉब नॉन ट्रांसफरेबल हो, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में हो, जैसे आप राजस्थान के हो और गुजरात में आप पोस्टेड हो, तो आपकी वाइफ राजस्थान में पोस्टेड है उसकी, या ग्रामीण बैंक में हो तो भी ट्रांसफरेबल नहीं है, या स्टेट लेवल पे हो, तो आपका 3 साल बाद स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और कॉम्पनसेट ग्राउंड यानी घर पे जो आपके पेरेंट्स वगैरह आप पे डिपेंडेड है और बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो रखी है उनकी, या फिर आपको कोई क्रिटिकल हेल्थ इश्यू हो गया,
तो उस ग्राउंड पे भी आपका ट्रांसफर 3 साल में हो जाता है। और गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूँ ना, तो गर्ल्स का सबसे बढ़िया चीज क्या है, अदर स्टेट से अगर गर्ल्स होती है तो उनका सबसे बढ़िया ये है कि उनके लिए ये 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड नहीं है। उनके लिए क्या है, स्पाउस ग्राउंड और कॉम्पनसेट ग्राउंड ऐसा होता है जहां पे उनका हाथों हाथ ट्रांसफर हो सकता है। तो आप क्या करना, अब अदर स्टेट से अगर गर्ल्स अप्लाई करें तो अपने स्टेट में लड़का ढूंढ लेना जो स्टेट गवर्नमेंट में काम करता हो, तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। समझ आई बात? तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स थे और तीनों के तीनों मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको कहां से अप्लाई करना है। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपकी बहुत शानदार वाली प्रिपरेशन है, तो अपने होम स्टेट से अप्लाई अगर आप कर सकते हो, अगर वहां से आप क्रैक कर सकते हो। अगर जॉब का रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है, और आपको थोड़ा सा ऐसे लगता है, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस सभी में होता है, मेहनत भी सभी कर रहे हैं, लेकिन ये परसेंटेज जो है ना वैकेंसी का कैंडिडेट के अकॉर्डिंग 1-2% ये खराब कर देता है। यहाँ पे देखो किसी का कसूर नहीं है, किसी भी कैंडिडेट का। ऐसे बोलते हैं ना आप कि तुम लोगों को मेहनत पे विश्वास नहीं है, आप इसलिए हमारे स्टेट में आ रहे हो या अदर स्टेट में जा रहे हो। देखो ये मजबूरी है, ये जो बात आपको बोलनी है ना, तो ये है ना कैंडिडेट को नहीं बोल सकते आप लोग, ठीक है। ये आप डिपार्टमेंट को बोलो कि भाई आप उनके स्टेट में इतनी वैकेंसी दो, या जो भी जैसे रिक्वायरमेंट है रोजगार की फॉर्म है। लेकिन डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट अपने बैंक को कितनी वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग देगा। रोजगार देना भी डिपार्टमेंट का काम नहीं है, वो फिर गवर्नमेंटल इश्यू हो जाता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। तो ये सारी चीजें होती है, इसमें है ना अपने कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए आप कैंडिडेट को दोष नहीं दे सकते, वो भी मजबूर है बेचारे। कोई नहीं चाहता अपने स्टेट को छोड़कर आना, सभी चाहते हैं कि हमारे घर के पास अगर अपनी पोस्टिंग हो जाए तो बहुत अच्छी है। तो कोई ना कोई आता है ना, तो मजबूरी में आता है, तो उनको मॉकिंग मत करो, उनका मजाक मत उड़ाओ आप लोग, ठीक है। और इस तरीके से कमेंट्स पास मत करो। अदरवाइज है ना, देखो मैं तो यही बोलता हूँ, अगर आप ऐसे लोग हो ना, ऐसी थिंकिंग आपकी, तो आपका सिलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो उस डिपार्टमेंट में भी जाओगे उसको भी बर्बाद कर दोगे। ऐसी थिंकिंग आपकी वहां पे भी रहेगी। तो इसलिए ना ऐसे कैंडिडेट का तो मैं बोलता हूँ सिलेक्शन हो ही ना। जो जेन्युइन बंदा है वो ऐसी बात बोलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसलिए आप अप्लाई कर देना। अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है तो अपने स्टेट से अप्लाई करो। अगर आपको लगता है कि जॉब रिस्क नहीं लेना, क्योंकि जिस तरीके से अब की बार जो वैकेंसी आई है, मुझे नहीं लगता ऐसी वैकेंसी आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सोच लेना, अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको सही लगे वैसे कर लेना, ठीक है। क्लियर है? तो कैटेगरी वाइज जो अपने बात की थी कि कैटेगरी वाइज भी अपने बात करेंगे, तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। थोड़ा सा आप वेट करो, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ हर एक कैटेगरी का। कैटेगरी वाइज में थोड़ा टाइम लगता है, कट ऑफ वगैरह प्रीवियस ईयर की सारी चेक करके। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी नए वगैरह है, नए कैंडिडेट्स वगैरह है जो, क्योंकि जल्दी अपनी इंग्लिश की क्लासेस लॉन्च होने वाली है। और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अभी अपना एक इंग्लिश रिवोल्यूशन बैच था, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, वो जाकर चेक कर लेना, वहां से पता लग जाएगा इंग्लिश कैसे चलेगी। आपको इतना शानदार वाला कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश में आपका कोई मार्क्स काट ही नहीं सकते, ये गारंटी। उसी से भी आपकी बहुत शानदार वाली इंग्लिश बन जाएगी। तो जल्दी अपने वापस से स्टार्ट से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो कनेक्टेड रहना, नोटिफिकेशन को ऑन रखना, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको नोटिफिकेशन या अपडेट मिलते रहेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।